शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है आप सब लोगों के लिए हम लेकर आए हैं वो है शिमला में आज जो स्वर्ण आयोग का मुद्दा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो हंगामा है यहाँ पर किया गया। सुबह के समय में हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि जो स्वर्ण आयोग के मांग को लेकर जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन है उनकी तरफ से एक जो शव यात्रा है यहाँ पर निकाली गई। और ये जो शव यात्रा है ये कैनेडी चौक से होते हुए, यानी कि जो विधानसभा चौक है वहां से होते हुए जो वहां से एनएच की तरफ वो निकले और वहां से सोलन और यहाँ से वो 23 तारीख के करीब वो हरिद्वार पहुंचेंगे। वहां से ये जो यात्रा है उस जो शव है उसका वहां पे प्रवाह किया जाएगा। उसके बाद ये जो लोग हैं वहां से गंगा जल लेकर वापस यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आएंगे। और इस बीच में तकरीबन 800 किलोमीटर का ये जो हम कह सकते हैं कि रास्ता है वो इख्तियार किया गया है। 800 करीब किलोमीटर का ये जो रास्ता रहेगा हिमाचल प्रदेश से लेकर हरिद्वार तक। और इसमें 5 जो जिले हैं उन्हें कवर किया जाएगा। तो ये कौन कौन से जिले हम आपको बता दें। ये जब गंगा जल लेकर ये हरिद्वार से वापस आएंगे तो यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और लास्ट में हिमाचल जो है ये वापस यहाँ पर पहुंचेंगे। और धर्मशाला में 10 तारीख को जो शीतकालीन सत्र होने वाला है प्रदेश सरकार का, वहां पर जो है इसका समापन होगा इस यात्रा का। तो मांगे जो यहाँ पर रखी गई है उसके बारे में हम आपको बता दें कि स्वर्ण आयोग की तो मांग है ही है कि आयोग बनाना चाहिए। पर इसके साथ साथ में जो जातिगत आरक्षण है, एट्रोसिटी, SC ST एक्ट है और अन्य जो स्वर्ण समाज की विरोधी जो नीतियां हैं उसके विरोध में ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर किया गया है। स्वर्ण समाज से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका यही कहना है कि प्रशासन की तरफ से जल्दी जो उनकी मांग है वो पूरी की जा सके। इसी विरोध में ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर इस तरह से किया जा रहा है। तो आज ये जो शव यात्रा है वो निकाली गई है शिमला से। और इसके साथ में जो दूसरे संगठन है, बात हम कहे भीम आर्मी की और दलित समुदाय से संबंधित जितने भी संगठन है उन्होंने इसका पुरजोर विरोध यहाँ पर किया गया है। और उसको लेकर आज जो जिला उपायुक्त कार्यालय है वहां पर भी जो अन्य संगठन है उसके लोग दिखे और उन्होंने DC का घेराव कर दिया है। जिला प्रशासन जो जिला उपायुक्त है उनका घेराव जब यहाँ पर किया गया है तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है, उनके आरोप है जिला प्रशासन पर, जो भीम आर्मी के और जो अन्य समुदाय है उनके जो संगठन है उनका आरोप ये है कि जिला प्रशासन की तरफ से क्यों जो अनुमति है दी गई इस जो यात्रा शव यात्रा को निकालने के लिए। अब उनकी ये मांग है कि जब तक ये जो शव यात्रा में जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और जितने भी लोग उस यात्रा में शामिल है जहां पर भी वो यात्रा पहुंची है वहीं पर उसे रोक दिया जाना चाहिए और सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इस तरह की मांग लेकर वो अभी भी, अगर हम करंट आपको सिचुएशन बताएं तो जिला उपायुक्त कार्यालय में जो भीम आर्मी है और अन्य जो दलित समुदाय के संगठन है वो वहां पर अभी भी कार्यालय में मौजूद है। जिला उपायुक्त जो आदित्य नेगी है उनका घेराव कर वहां बैठे और उनका यही कहना है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो वहां से उठने वाले नहीं है। आने वाले 24 घंटों के लिए भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि 24 घंटों के अंदर अंदर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा उनकी तरफ से जो DGP कार्यालय है और जो सचिवालय है उसका घेराव करने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। और उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में इस संगठन के जितने भी लोग हैं उनको सबको यहाँ पर शिमला में इकट्ठा किया जाएगा और सचिवालय और DGP जो कार्यालय है उसका भी यहाँ पर जो है घेराव किया जाएगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन है आज हम कह सकते हैं स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर जो यहाँ पर तस्वीर देखने को मिली। आप सब लोग इसको लेकर क्या कहते हैं, आरक्षण को लेकर आपके क्या ओपिनियन है? क्या स्वर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए? दोनों जो संगठन है मांग जो उठा रहे हैं यहाँ पर, क्या वो तर्क संगत है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे इसको शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अगली अपडेट की तरफ चलना चाहेंगे। अगली जो बड़ी अपडेट है आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहां पर पाकिस्तान जो जिंदाबाद है उसके नारे लगे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ। आज सोलन ज़िला में बहारा यूनिवर्सिटी आती है, तो वहाँ पर जो है ऐसी शिकायतें मिली है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। जी। और यह घटना निश्चित तौर पर चिंता करने वाली है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली उन्होंने तुरंत जो है सरकार को इसका संज्ञान लेने के लिए कहा और मामले की जो है
जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि यह मामला आखिर में क्या है। जी। यानी जो बहारा यूनिवर्सिटी है शिमला और सोलन के बॉर्डर के बीच है, और वहाँ पर जो है इस तरह की घटना ये सामने आई है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर इससे पहले भी जो आप कह लीजिएगा कि कुछ दिन पहले लश्कर-ए-तोयबा एक संगठन है जिसने आतंकी संगठन ने शिमला रेलवे स्टेशन और जो यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनको उड़ाने की एक धमकी दी थी। तो ये जो हिमाचल प्रदेश में जो है धमकी का जो क्रम है और ये नारेबाजी का सिलसिला है ये शुरू हो गया है। पहले 15 अगस्त पर जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जो है झंडा ना फहराने की धमकी दी गई थी। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार स्थिति से निपटने में सक्षम है, और निश्चित तौर पर ऐसे जो तत्व है जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन यह चिंताजनक बात ज़रूर है। जी हाँ। जी हाँ, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी जो हम कह सकते हैं काफ़ी ये जो चिंताजनक विषय है और इसको लेकर जल्द से जल्द जो प्रशासन की तरफ से जो कदम है इस पे उठाया जाना ज़रूरी अब हो गया है। तो अगली अपडेट हम आपको देना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे और उसमें बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई थी, एक भी सीट पर वो जीते नहीं हैं। तो उसको लेकर एक मंथन होना था, एक बैठक आयोजित की गई थी चंडीगढ़ में, लेकिन वो स्थगित हो गई है। क्या उसके कारण है, उसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, भाजपा के जो उपचुनाव में जो हार मिली है उसको लेकर आज अहम बैठक चंडीगढ़ में रखी गई थी, और अंतिम क्षणों में जो आप ये कह लीजिएगा कि इस बैठक को टाल दिया गया। और इसके पीछे दो कारण जो मुख्य रूप से दिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, वो जो है व्यस्तता के चलते इस बैठक में नहीं आ पाए, और इस कारण से जो है इस बैठक को टाल दिया गया। जी। दूसरा कारण ये था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज निर्मला सीतारमण के साथ जो है केंद्रीय मंत्री के साथ ऑनलाइन वर्चुअल जुड़ने थे, जिसमें जो है विभिन्न जो विषय थे, वित्त से जुड़े मसले थे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसको लेकर जो है एक चर्चा होनी थी। जी। तो उससे मुख्यमंत्री जुड़े भी और इस विषय को लेकर चर्चा भी हुई। और एक सूचना यह भी है कि भाजपा जो है अभी तक जो हार उपचुनाव में जो मिली है उसको लेकर अभी तक जो पूरा एक जो कंक्लूडिंग जो है निष्कर्ष विस्तृत जो है रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई है। तो ऐसे में जो है भाजपा ने इस बैठक को टाल दिया, और आगामी दिनों में जो है इस बैठक के होने की संभावना है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो है प्रदेश में सत्ता और संगठन के आधार पर आपको फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। किसी मंत्री को अपनी कुर्सी तक गंवाने तक की नौबत आ सकती है, और विभागों के जो फेरबदल है इसकी भी संभावनाएं बदले जा सकते हैं। और जो संगठनात्मक स्तर पर जो है भाजपा जो है नई जिम्मेदारी नए नेताओं को दे सकती है, और किसी की जो है छुट्टी भी हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि जैसे 2022 की अगर हम बात करें, बाई इलेक्शन तो ये हम सेमीफाइनल इसे कहेंगे। जी तो जी 2022 में बीजेपी किसी भी तरह की जो चूक है हम कह सकते हैं नहीं करना चाहती, तो उसको लेकर ये जो तैयारियां यहाँ पर पूरी इस तरह से की जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है भाजपा में आपने देखिएगा इस समय की जो आला कमान है वो बहुत ही मतलब स्पष्ट है, और किसी भी तरह की अगर कोताही अगर सामने आती है, दूसरे राज्यों का उदाहरण है, कई राज्यों में मुख्यमंत्री तक बदल दिए गए हैं। तो इस तरह से जो है भाजपा बिल्कुल जो है सूक्ष्म स्तर से आप पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर पे लेकर एक एक स्तर का जो आंकलन कर रही है, और जहाँ पर भी जो इस तरह की चूक पार्टी को नजर आएगी उसमें निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो है फेरबदल की संभावनाएं बनी हुई है। जी, तो जो भी इसमें चीज़ें आगे सामने निकल कर आएंगी उसको लेकर अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं, अगली खबर आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी 100 साल के बाद एक सम्मेलन यहाँ पर शिमला में होने वाला है, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। तो 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ये जो आयोजन है यहाँ पर किया जाना है, और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है, उसको लेकर जो अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत जो है 1921 में शिमला से ही हुई थी। हालांकि उसके बाद भी यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, लेकिन जो है जो 100 जो पहला सम्मेलन था उसकी जो एक शताब्दी वर्ष जो है उसके रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है, और इसको लेकर जो है अतिथियों के पहुँचने का सिलसिला शिमला में शुरू हो गया है।
और जो पहला दिन है कल, जो विधानसभा और विधान परिषदों के सचिव है वो आपस में मतलब संवैधानिक मुद्दों को लेकर जो है चर्चा करने वाले हैं। उसके जो अगले दिन जो है आप 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वर्चुअल जुड़ेंगे। इस समय जो लोकसभा के हमारे अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए खुद शिमला आ रहे हैं। और अगले दिन भी जो है ये मंथन का क्रम जारी रहेगा। तो 2-3 दिन जो है शिमला में जो है आप ये कह लीजिएगा कि वीवीआईपीओ का जो आने का सिलसिला जारी रहेगा। सभी विधानसभाओं के जो हमारे हिमाचल प्रदेश सहित जो दूसरे राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ जितनी भी विधानसभा है, विधानसभा परिषद है, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और वहाँ की जो एक राज्य सरकार के स्तर पे जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और सम्मेलन के साथ एक और अपडेट हम आपको दे दें कि कर्मचारियों के लिए एक थोड़ी राहत भरी खबर है कि जेसीसी बैठक से पहले एक सुखद खबर ये है कि जो वरिष्ठ सहायक से माफ़ कीजिएगा कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक बनते थे, जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट जो कर्मचारी बनते थे, उनके जो है पदोन्नति के लिए पहले 10 साल अनिवार्य थे, अब इसको घटाकर जो है 7 साल कर दिया गया है। और ऐसे में जो जेसीसी की बैठक से पहले जो है ये एक बड़ी खबर है। और महासंघ का जो नेतृत्व कर रहे हैं इस समय, जो सरकार से तरफ से जिसे मान्यता प्राप्त हुई है, अश्विनी ठाकुर, उन्होंने भी इस विषय को लेकर सरकार की सराहना की है। जी, तो जो ये कार्यक्रम सम्मेलन होने वाला है पीठासीन अधिकारियों का, तो उससे संबंधित जो अपडेट है हम पूरी आप तक पहुंचाएंगे कि कब अधिकारी पहुंच रहे हैं, कब ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, इसमें विशेष रूप पर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो रहेंगी, उसको लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो हिमाचल पुलिस है उनकी तरफ से एक जो विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 2 महीनों के तहत जो चीज़ जो लोग हैं उन्हें ढूंढा जा रहा था। लेकिन उससे पहले एक जो ज़रूरी खबर है आपको हम देना चाहेंगे। काफ़ी लंबे अरसे से जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो जनमंच का दरबार है वो सजेगा और जो उनकी समस्याएं हैं सीधे तौर पर निपटारा उनका कब हो पाएगा। तो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि 21 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 10 जगहों पर जनमंच का जो दरबार है वो लगने वाला है और जो समस्याओं का समाधान है अब हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर हो सकता है। तो कहाँ कहाँ ये जनमंच लगने वाला है उसके बारे में आपको अपडेट देना चाहेंगे। जी हाँ, 21 तारीख को जनमंच जो है प्रदेश में 10 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। और सब प्रदेश सरकार के जो सबसे वरिष्ठ मंत्री है महेंद्र सिंह, वो अपने ही क्षेत्र धर्मपुर में जो है जनमंच में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सुरेश भारद्वाज बड़सर में रहेंगे। सरवीन चौधरी को इस बार भटियात चंबा भेजा गया है। वीरेंद्र कंवर जो है वो रोहड़ू में होंगे। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह गगरेट में रहेंगे। गोविंद सिंह ठाकुर मनाली में रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल कसौली में रहेंगे। और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जो है श्री रेणुका जी में होंगे। राकेश पठानिया वन मंत्री जो है वो जयसिंहपुर में होंगे। और राजेंद्र गर्ग जो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री है वो झंडूता में रहेंगे। तो इस बार जो है जनमंच में आपको डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी नज़र नहीं आएंगे, उनकी इस बार ड्यूटी नहीं लगाई गई है। और बाकी जो शेष जो 10 ज़िले हैं उसमें जो है मंत्रियों को दायित्व सौंपा गया है। और कोविड का जो काल था पहले, उस समय जनमंच लंबे समय तक आयोजित नहीं किया जा सका। उसके बाद जो है उपचुनाव बीच में आ गए, उस कारण भी जनमंच नहीं हो पाया। और एक लंबे अंतराल के बाद जो है जनमंच फिर से आयोजित किया जा रहा है। जी, तो जनमंच को लेकर हमने आपको ये अपडेट दी। अब अगली खबर जो पहले जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी, जो हिमाचल पुलिस है उनके द्वारा एक जो विशेष अभियान चलाया गया था, तो 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने जो है 635 जो गुमशुदा हो चुके थे उन्हें ढूंढा है। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है जो सामने निकल कर आया वो हम कह सकते हैं काफ़ी रोचक है, क्योंकि जिस 635 में से अगर हम बात करें करीब 303 जो ऐसे लोग हैं जिनका प्रेम प्रसंग होने के चलते ये घर से हम कह सकते हैं कि चले गए थे, और इसके अलावा पारिवारिक तनाव के चलते तकरीबन 150 जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से घर से भाग गए थे। ये जो अभियान है वो सीआईडी की देख रेख में अब इस अभियान को साल में
2 बार चलाया जाएगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है और हम कह सकते हैं कि अच्छी बात है। और जो गुमशुदा लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द तलाश कर उनके परिवार तक वापस पहुंचाने को लेकर ये जो अभियान पुलिस प्रशासन की तरफ से चलाया गया है काफ़ी सराहनीय है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इतने ज़्यादा जो लोग हैं वो गुम हो चुके थे, उन्हें ढूंढ निकाला गया है और उसके पीछे के जो कारण है वो भी आपके सामने रखे। और अभी भी अगर हम आपको जानकारी दें कि हिमाचल में जो 2010 से लेकर अगर हम 30 सितंबर 2021 तक की बात करें तो अभी तक 18,577 जो व्यक्ति हैं वो गायब हो चुके थे, लापता हो गए थे। और इसमें से अभी तक पुलिस ने 17,000 जो 59 लोग हैं उन्हें ढूंढ निकाला था। और अभी भी 1400 जो 16 लोग हैं अभी भी लापता है। और इनको ट्रेस करने के लिए जो हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो अभियान है इसे साल में 2 बार चलाया जाएगा। और काफ़ी ये हम कह सकते हैं कि ये जो इसके पीछे के कारण है घर से जाने के, जो प्रेम प्रसंग का है वो तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं घर वाले कभी मानते हैं तो चलिए इस वजह से भी लोग घर से भाग जाते हैं। लेकिन पारिवारिक जो तनाव है उसके चलते जो घर से लोग भाग रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं चिंताजनक विषय है। तो ऐसे में इसको कैसे दूर किया जा सकता है ताकि जो लोगों का लापता होना है वो कुछ कम हो सके, तो उसको लेकर हम कह सकते हैं कि ज़रूर प्रशासन को या फिर आसपास आपस में बात करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगली अपडेट की तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे। किसानों से जुड़ी ये खबर है। जैसे कि हिमाचल की अगर हम बात करें मानसून के समय में या फिर ओलावृष्टि के समय में जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर फसलों को हुआ है, तो उस उनका जो नुकसान हुआ है इस बीच में उसका आंकलन करने को लेकर केंद्र से जो टीम है वो हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में जो इस समय केंद्र की 3 टीमें पहुंची है। एक टीम रामपुर में है, दूसरी रोहडू में है और तीसरी जो है नाहन पहुंची है। तो ये जो बरसात में जो फसलों को नुकसान हुआ ओलावृष्टि के कारण या फिर बेमौसमी जो वर्षा हुई है उसके चलते जो है उसके आकलन के लिए जो है केंद्र से टीमें आई है। तो आपको बता दें यहाँ पे कि किसान और बागवानों को जो फसलों को जो इस ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसका आंकलन करीब 266 करोड़ के आसपास जो है सरकारी स्तर पे आंका गया है। और इसके अलावा जो बेमौसमी बर्फबारी भी हुई है इस बार उससे भी बागवानों को लगभग कोई 500 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। तो अब जो है केंद्रीय टीम वस्तु स्थिति को देखेगी। हालांकि इस समय काफ़ी देर के बाद टीम आई है और होता खैर ऐसा ही है जब केंद्रीय टीम आती है तो काफ़ी अरसे के बाद जब मानसून चली जाती है। अभी मानसून का आंकलन करने के लिए केंद्रीय टीम को आना बाकी है। तो ये तो जो है ओलावृष्टि और जो दूसरी तरह से जो नुकसान हुआ है या बेमौसमी बर्फबारी बरसात के कारण जो है उसका जायज़ा लिएगा और उसके बाद जो है जो टीम जो है यहाँ से आकलन करके जाएगी उसके आधार पर जो किसान और जो बागवान है उनको राहत मिल पाएगी। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से जो किसान बागवान है इस चीज़ को लेकर भी नाराज़ थे सरकार से कि जो जी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और मौसम की वजह से, तो अभी तक जी जो मुआवजा उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं राहत नज़र आ रही है उन किसान बागवानों के लिए। और आंकलन के बाद जो मुआवजा है उनके मिलने की उसके मिलने की भी जो राह है वो खुल रही है। अगली अपडेट आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे कि एसआईटी की एक टीम गठित की गई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें यहाँ से किसान बागवानों से ठगी कर कर एक जो ठग है वो मुंबई चला गया था। करीब करीब 8 करोड़ की जो ठगी है इस व्यक्ति ने की थी, इसे धर दबोचा गया है। तो ये हम बड़ी कामयाबी कह सकते हैं पुलिस प्रशासन की। तो इसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो ये आड़ती है, ये आड़त का काम करता था, इसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की तरफ से काफ़ी अरसे से इसे ढूंढा जा रहा था और इसको ढूंढने के लिए जो एसआईटी है उनकी तरफ से एक जाल बिछाया गया वहां पर मुंबई में और आखिरकार इसे पकड़ लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि बागवानों और आड़तियों के साथ साथ ये जो ठग है इसने बैंक से लोन ले रखा था, लोन की अदायगी नहीं की थी, इसीलिए इसे डिफॉल्टर भी घोषित किया गया था। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 7 से 8 करोड़ की इसने ठगी की थी। और इस ठगी को लेकर करीब 20 से 25 जो बागवान हैं उन्होंने केस दर्ज करवाए थे, पर एक्चुअल में करीब 70 से 80 जो बागवान हैं उनके साथ इसने ठगी की थी। तो इस तरह से जो काफ़ी लंबे अरसे से जो जांच एजेंसीज है इसे पकड़ने को लेकर काफ़ी जो मुशक्क़त है वो कर रही थी और फाइनली इन्हें जो हम कह सकते हैं कि सफलता मिली मुंबई में इसे जब पकड़ा गया है। तो इसके बारे में जो अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। और अभी भी लगातार जो
इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच में आगे क्या निकल कर आता है और कैसे जिन लोगों के साथ ठगी हुई है उनका पैसा उन तक कैसे पहुंचाया जाना है, इसको लेकर भी जो काम है यहाँ पर किया जा रहा है। तो अगली जो अपडेट हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, आज सुबह की जो सबसे पहली खबर हमने आप तक पहुंचाई थी वो ये थी कि जो छोटी कक्षा के बच्चे हैं वो फाइनली अब स्कूल आ चुके हैं, और ज़्यादातर तो ऐसे बच्चे थे जो पहली बार स्कूल पहुंच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक नया माहौल इन छोटे बच्चों को, पहली और दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं, स्कूल पहुंचने पर उन्हें बिल्कुल नया मिला है। मास्क पहनकर वो स्कूल पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन्हें वहाँ पर बैठना पड़ रहा है, अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठ सकते, ज़्यादा बातचीत नज़दीक बैठ कर नहीं कर सकते। तो एक कोरोना की वजह से, कोरोना काल में एक जो नया हम कह सकते हैं फॉर्मेट है बच्चों के लिए स्कूल में आने का, तो काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे थे वो एक्साइटेड भी लग रहे थे कि पहली बार वो स्कूल यहाँ पर आए, स्कूल का माहौल देख रहे हैं, टीचर से पहली बार इंटरेक्ट हो रहे थे, इस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी। तो कितने जो परसेंट बच्चे हैं पहली और दूसरी कक्षा के पहले दिन आए हैं उसको हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हिमाचल प्रदेश में पहली कक्षा के 62.95 और दूसरी कक्षा के 65% जो विद्यार्थी हैं वो आज स्कूल पहुंचे थे। तो हम आपको बता दें कि इस दौरान स्कूल में जो कोविड के को लेकर जो SOPs जारी की गई थी, इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए थे, उनको पूरी तरह से जो पालन स्कूल में किया जा रहा था। थर्मल स्कैनिंग की जा रही थी, सैनिटाइजर बच्चों के हाथ में लगाया जा रहा था, उसके बिना बच्चों को अंदर स्कूल में क्लासेस में नहीं एंटर करने दिया गया था। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि पहले ही दिन पहली कक्षा में 62 और दूसरी कक्षा में 65% तक जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचे हैं। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि जो कोविड का सिलसिला है हिमाचल प्रदेश में, जो बच्चे हैं लगातार कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। आज की भी अगर हम बात करें, जो एक बुलेटिन जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो उसमें 6 विद्यार्थी जो है वो कोविड पॉजिटिव सामने आए, और इनके समेत हिमाचल प्रदेश में 125 जो नए मामले हैं कोरोना के सामने आए। तो हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर ये जो 125 मामले सामने आए हैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। इस दौरान जो है बिलासपुर से 6, चंबा से 1, हमीरपुर से 27, कांगड़ा से 61, मंडी से 8, शिमला से 5, सोलन से 4 और ऊना जिला से 13 नए मामले आए हैं। और इसके अलावा अगर हम आपको स्कूलों का अगर हम आंकड़ा बताएं, अब स्कूल में जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनके पॉजिटिव कितने पेशेंट, माफ कीजिएगा, जो मामले हैं 560 जो छात्र है अभी तक सरकारी स्कूलों में वो पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि लगातार जो बच्चों के पॉजिटिव आने का आंकड़ा है वो सामने आ रहा है, और पिछले 24 घंटों में करीब 6 मरीज हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है कोविड की वजह से। तो हम ये आपको बता दें कि इसमें हमीरपुर से 2 महिलाएं, 82 और 65 वर्षीय जो महिलाएं हैं उनकी मौत हुई है कोरोना के चलते, और कांगड़ा से 3 मरीज हैं और तीनों जो पुरुष हैं, 52, 68 और 67 साल के ये पुरुष हैं जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना के चलते, और मंडी से 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई है कोरोना के चलते। तो तमाम जो अपडेट है ज़रूरी हमने आप तक पहुंचाई, क्या क्या प्रदेश में हुआ और क्या क्या जो पूरे दिन भर की चीज़ें रही उसको उसकी तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। तो फिलहाल के लिए आप मुझे और मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए, कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। तो इसी तरह से आप तब तक बने रहिए शिमला केसरी न्यूज़ के साथ। जी हाँ, नमस्कार। आप सबको कल राष्ट्रीय जी प्रेस दिवस भी है। सारे जो मीडिया के सहयोगी हैं उनको राष्ट्रीय प्रेस दिवस की भी बधाई। जी। नमस्कार। नमस्कार।